नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय कुंडली विश्लेषण के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष आज मैं उपस्थित हूं। एक 32 वर्षीय महिला की कुंडली का आज विश्लेषण करूंगा। सबसे पहले इनके जन्म तारीख और जन्म समय मैं आपको बता दूं। इनका नाम ऋषिका पांडे है। इनका जो जन्म तारीख है वह है 10 अप्रैल 1988 और जन्म समय है इनका रात को 9 बजे। इनका जन्म स्थान है मथुरा, उत्तर प्रदेश। यह जो महिला है, इन्होंने सबसे पहले प्रेम विवाह किया था वर्ष 2018 में और 2019 में ही ऐसी क्या समस्या आ गई जिससे कि विवाह लगभग टूटने के कगार पे चला। पति पत्नी दोनों के बीच में अनबन होना शुरू हो गया। सबसे पहले आइए देखते हैं इनके जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है। ये जो आपको स्क्रीन पे जन्म कुंडली दिखाई दे रही है, यह तुला लग्न की कुंडली है। शनिदेव धनु राशि में तृतीय भाव में विराजित है। वहीं आप देखेंगे कि मंगल और चंद्रमा दोनों ही चतुर्थ भाव में विराजमान है, जहां की मंगल मकर राशि में उठ चुके हैं। वहीं राहु को देखिए, यहाँ राहु पंचम भाव में विराजित है। मकर राशि में सूर्य और बुध दोनों ही ग्रह मीन राशि में विराजमान है। वहीं देवगुरु बृहस्पति को आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेष राशि में सप्तम भाव में विराजित है। वहीं शुक्र ग्रह अष्टम भाव में वृषभ राशि में विराजित है। अब यहाँ केतु ग्रह सिंह राशि में विराजित है एकादश भाव में। ये तो ग्रहों की स्थिति की बात हो गई। इनकी जन्म कुंडली में इनकी जो राशि बनती है वह राशि है मकर राशि, जिस पर कि इस समय शनि की ढैया, माफ कीजिएगा, शनि की 7.5 भी चल रही है। इनकी जन्म कुंडली में राहु ग्रह की महादशा चल रही है और इस समय वर्तमान में सूर्य की अंतर्दशा है। जिस समय इनका विवाह हुआ था उस समय इनकी जो जन्म कुंडली है उसमें राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी। अब आइए देखते हैं सबसे पहले कि क्या इनके जन्म कुंडली में इनका प्रश्न है कि क्या इनके जीवन के अंदर दूसरे विवाह का योग है या नहीं, या फिर जिस पति के साथ इनका अनबन चल रहा है, डाइवोर्स या सेपरेशन की जो स्थिति बनी हुई है, क्या डाइवोर्स होगा, या फिर ये जो समस्याएं इनके जीवन के अंदर चल रही है उन समस्याओं से निकलकर और क्या दोबारा यह सुखी दाम्पत्य जीवन प्राप्त करने में सफल हो पाएंगी या नहीं। आइए अब देखते हैं इनके ग्रहों के योग क्या कहते हैं। सबसे पहले इसमें देखने वाली बात है कि लग्न की स्थिति किस तरीके की है। तो यहाँ पे देखते हैं कि तुला लग्न की कुंडली है और लग्न के जो स्वामी हैं वह शुक्र ग्रह बनते हैं, जो कि वृषभ राशि में अष्टम भाव में स्वगृही होकर विराजमान है। तो शुक्र की स्थिति की बात करें और अष्टम भाव जो होता है जन्म कुंडली के अंदर, वह अगर स्त्री की कुंडली है तो पति से सुख का घर होता है और अगर पुरुष की जन्म कुंडली है तो पत्नी के सुखों का घर होता है। तो यहाँ एक अच्छी बात यह है कि इनकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह स्वगृही होकर विराजित है और उनके अंश को देखना, यानी कि डिग्री किस प्रकार की है, वह किस अवस्था में है, इस बात को भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि शुक्र कंफर्टेबल और एक लैविश लाइफ भी इंसान के जीवन के अंदर काफ़ी हद तक देने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे अगर शुक्र की स्थिति को देखा जाए तो शुक्र की जो डिग्री है वह 12 डिग्री है, अर्थात युवावस्था में स्वगृही होकर विराजमान है लग्नेश। यह इनके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे बनता है। अब इन्होंने प्रेम विवाह किया, प्रेम विवाह में सफलता हासिल क्यों नहीं हुई, या फिर जो भी इनके जीवन के अंदर समस्याएं चल रही है वो समस्याएं किस तरीके से आई और आगे क्या इसका कुछ निवारण हो सकता है या नहीं। सर्वप्रथम पंचम भाव जो प्रेम का घर होता है उसके जो लॉर्ड बनते हैं वो ग्रह है इनके शनिदेव, जो कि धनु राशि में विराजमान होकर और उनकी जो पूर्ण दृष्टि है, तीसरी दृष्टि शनिदेव की,
शनिदेव के पास आप सभी को पता ही है कि 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि से अपने ही घर यानी कि पंचम भाव प्रेम के घर को देख रहे हैं और वहां पे राहु ग्रह विराजित है पहले से, यानी कि प्रेम को भंग करने का कार्य कहीं न कहीं इन्होंने किया है। ऐसे लोगों के आत्मविश्वास को जबरदस्त झटका लगता है। उसका एक और भी कारण है कि लग्नेश शुक्र का अष्टम भाव में विराजित होना और पंचमे शनिदेव तृतीय भाव में विराजित होकर धनु राशि में और अपने ही घर को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। भावनाओं को ऐसे सिचुएशन में जबरदस्त झटका लगता है और उससे उबर पाना कहीं न कहीं बहुत मुश्किल होता है। अब आइए देखते हैं सप्तम भाव की स्थिति किस तरीके की है, जो कि इनके दाम्पत्य जीवन के स्थिति को तय करेगा कि क्या पुनः इनको दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, यानी पति का सुख मिलेगा भी या नहीं, यहाँ डाइवोर्स होगा, दूसरे विवाह का योग है या नहीं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में सप्तम भाव में विराजित है। शास्त्र कहता है कि स्थान हानि करो जीव, यानी कि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं। अब अगर हानि करते हैं तो यहाँ पे फिर दूसरे विवाह का योग नहीं बनने देंगे। लेकिन क्या सेकंड मैरिज हो सकता है इस जन्म कुंडली के आधार पे देखा जाए तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लिया जाए कि बृहस्पति सप्तम भाव में स्वगृही तो नहीं है, मेष राशि में विराजित है और उनके अंश की हम बात करें तो 13 डिग्री उनके पास है, 13 अंश है, यानी कि वह भी लगभग युवावस्था में है। लेकिन जितना ज्यादा बृहस्पति वृद्ध अवस्था में शुभ फल प्रदान करते हैं उतना ज्यादा युवावस्था में भी नहीं करते। यहाँ पे एक स्थिति निकल कर आ रही है कि सप्तम भाव के स्वामी जो बनते हैं, सप्तमेश जो बनते हैं, वह ग्रह बनते हैं इनके जन्म कुंडली के अंदर मंगल ग्रह, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि चतुर्थ भाव में मकर राशि में चंद्रमा के साथ विराजित है, यानी कि चंद्र मंगल का एक लक्ष्मी योग का निर्माण भी यहाँ पर होता है। अब लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ। दूसरा इनका प्रश्न है कि क्या सेकंड मैरिज हो सकता है। अगर यहाँ स्वगृही बृहस्पति होते धनु राशि का या मीन राशि का तो यहाँ पे सेकंड मैरिज का योग बनना काफी हद तक मुश्किल हो जाता। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि मंगल ग्रह इनके कारक बनते हैं और मंगल ग्रह उच्च के यानी कि रोचक योग के साथ मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं। रोचक नामक महान राजयोग का निर्माण इनके जन्म कुंडली में हो रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है इनके लिए, जिससे कि मित्रों का भरपूर सहयोग, परिवार का फुल सपोर्ट इनको यहाँ पे दिलवाएगा मंगल ग्रह। साथ साथ में मंगल ग्रह 4th हाउस में विराजित है, जो कि एक कंफर्टेबल लाइफ देने का कार्य करेंगे जीवन के अंदर। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि अगर कंफर्टेबल लाइफ मंगल देंगे तो फिर जीवन में विवाह भंग हुआ क्यों। अब विवाह भंग होने के 2 कारण हैं यहाँ पे। एक तो राहु की महादशा में इनका विवाह संपन्न हुआ, जो कि पंचम भाव में विराजित है, और दूसरी बात यह है कि बृहस्पति साक्षात सप्तम भाव में विराजित है, जिसके वजह से विवाह में कहीं न कहीं रुकावटें नहीं कर सकते हैं। इसको ये कहा जा सकता है कि विवाह भंग का योग इन्होंने बनाया। तो सर्वप्रथम इनको विवाह से पूर्व कुंभ विवाह करना चाहिए था, जो कि शायद इन्होंने नहीं किया है। किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा अगर जब भी कोई जन्म कुंडली मांगलिक बनती है, आप सभी को पता ही है कि जब भी लग्न में चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल ग्रह विराजित होते हैं तो जन्म कुंडली मांगलिक भी बनती है। तो यहाँ इनके 4th हाउस यानी कि चतुर्थ भाव में मंगल ग्रह विराजित है, जिससे इनकी जन्म कुंडली मांगलिक भी बनती है। तो विवाह से पूर्व भी मंगल दोष शांति एवं कुंभ विवाह होना इस स्थिति में अति आवश्यक हो जाता है। यदि समय रहते कुंभ विवाह नहीं हुआ तो विवाह में, और यहाँ पे एक पार्ट और भी देखना बहुत आवश्यक है, जो कि दूसरे विश्लेषण में हम देखने का प्रयास करेंगे कि इनकी जो जन्म कुंडली है वह मांगलिक है, तो क्या इनके पति की जन्म कुंडली भी मांगलिक है या नहीं। इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। हो सकता है इनके पति की कुंडली मांगलिक ना हो, जिसके कारण भी समस्याएं आई हो। तो इन्होंने कुंभ विवाह नहीं किया होगा, जिसके कारण भी ये समस्याएं आती है जीवन के अंदर। और साथ साथ में कुंभ विवाह करने के बाद कुंडली मिलान करके अगर नॉन मांगलिक के साथ भी विवाह हो जाता है तो काफ़ी हद तक वहाँ पे
इन समस्याओं से बचा जा सकता है। लेकिन फिलहाल अब तो विवाह हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे राय दूंगा कि दोबारा भी अगर सेकंड मैरिज भी करना चाहती है तो इनको कुंभ विवाह दोबारा से करके और फिर विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, और ईश्वर करे ऐसी प्रार्थना होगी, ऐसी कामना होगी कि इनका यह विवाह न टूटे और फिर से इनके पति की वापसी हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मंगल ग्रह 4th हाउस में मांगलिक योग और साथ साथ में रोचक योग के साथ में मंगल के पास जो दृष्टि है वह सबसे पहले चतुर्थ, सप्तम और अष्टम, 3 दृष्टि मंगल के पास है। तो यहाँ पे मंगल चौथी दृष्टि से सप्तम भाव यानी कि खुद के घर को देख रहे हैं, उच्च दृष्टि से रोचक योग का निर्माण करते हुए यह इनके लिए बहुत ही राहत की सांस कही जा सकती है। यानी कि इस स्थिति में मंगल का कार्य होगा, विशेष करके वह कोशिश करेंगे कि इनका जो विवाह है वह कहीं न कहीं असफलता से सफलता की ओर आए और पुनः दोनों के बीच जो डाइवोर्स या सेपरेशन की जो स्थिति बनी है उससे निजात दिलाकर पुनः उत्तम दाम्पत्य सुख की प्राप्ति इनको हो। लेकिन वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जो विराजित हैं उनका कहीं न कहीं उपाय करना, उनके लिए दान पुण्य करना, जब तक करवाना भी इनके लिए बहुत आवश्यक रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे अगर देख ली जाए, एक नौमांश कुंडली पे भी एक नज़र हम डालते हैं। नौमांश कुंडली की बात अगर करें तो यहाँ पे देखते हैं तो नौमांश जो कुंडली है वह मिथुन लग्न की कुंडली बनती है और उसमें राहु के साथ शनिदेव लग्न में विराजित हैं, जिन दोनों ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है। दूसरा आते हैं यहाँ पे नौमांश कुंडली में तो बृहस्पति सिंह राशि में तृतीय भाव में विराजित है, वही बुध के साथ केतु ग्रह सप्तम भाव में विराजित है, जबकि सप्तम भाव में केतु और राहु दोनों ही विच्छेदात्मक प्लैनेट है, यानी कि वहाँ नुकसान कराने का कार्य करते हैं। अप एंड डाउन्स की स्थिति कई बार बन जाती है। और यहाँ पे 4 ग्रह इनके एक साथ ही दशम भाव में विराजित हैं, उसमें सूर्य माफ कीजिएगा 3 ग्रह त्रिग्रही योग है, सूर्य चंद्र और मंगल शुक्र मेष राशि में एकादश भाव में विराजित है। नौमांश कुंडली की स्थिति से भी काफ़ी हद तक क्लियर होता है कि इनके विवाह में प्रथम विवाह अगर सही तरीके से कुंडली का मिलान नहीं हुआ तो कहीं न कहीं समस्या आना तय था। अब इस समय इनके जन्म कुंडली की बात करें तो राहु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा इस समय चल रही है और शायद इनका जो केस है वह कोर्ट में जा चुका है। क्या इनके पति की वापसी होगी भी या नहीं, तो इस समय राहु की महादशा चल रही है। राहु इस समय अगर हम देखते हैं चलित कुंडली के अंदर, तो चलित कुंडली में राहु ग्रह इस समय मिथुन राशि में यानी कि इनके भाग्य भाव में विराजित है, वहां से लग्न, तृतीय भाव और साथ साथ में पंचम भाव, तीनों पे उनकी पूर्ण दृष्टि पड़ने से कहीं न कहीं राहु ग्रह भी इस समस्या को सुलझाने का काफी हद तक प्रयास करेंगे। इसके लिए अब देखते हैं कि इनको किस तरीके का प्रयास करना चाहिए और साथ साथ में क्या उपाय करना चाहिए जिससे इस विवाह में ये बच सके, अन्यथा दूसरे विवाह का भी योग बन सके। तो सर्वप्रथम सप्तम भाव में विराजित बृहस्पति का उपाय इनको करना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ दान पुण्य इनको करना चाहिए, उनके उन ग्रह का यानी बृहस्पति का मंत्र जप करवा के उसका हवन इत्यादि कराकर ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उसके साथ साथ में मांगलिक दोष का निवारण इनको अवश्य करवाना चाहिए और साथ ही साथ जो सत्ता में होता है उसका भी आपके पक्ष में आना बहुत आवश्यक है, जो कि राहु ग्रह है। हालांकि मिथुन राशि में इस समय उच्च के हैं, लेकिन बहुत लंबी उनकी महादशा होती है 18 वर्ष की, तो महादशा राहु की चल रही है, तो राहु से जुड़ा हुआ दान पुण्य इनको करना चाहिए और राहु से जुड़ा हुआ जब तक भी इनको करवाना चाहिए, जिससे इस समस्या से निकलकर बाहर आए और या तो यह विवाह इनका बच सके, और बचने के चांसेस काफ़ी यहाँ पे लगभग 30% दिखाई दे रहे हैं, अन्यथा द्वितीय विवाह का योग भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए इनको और मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ इनको कुंभ विवाह करवाना चाहिए, मंगल ग्रह के मंत्रों का जप करवा के हवन करवाना चाहिए, साथ ही साथ में मंगल की प्रसन्नता हेतु इनको लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए जिससे मंगल की कृपा प्राप्त हो, और साथ साथ में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद अगर इनको मिलता है। इस समय जो धनु राशि में ही विराजित है, वक्र गति से चल रहे हैं, आने वाले सितंबर महीने में वह इस वक्र गति से निकलकर मार्गी होंगे और उस समय कहीं न कहीं 2020 में अंत में इनके समस्या से निकलने का काफ़ी हद तक योग दिखाई दे रहा है।
मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपके भी पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी तरीके का कोई भी समस्या है, जिस समस्या का आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेकर और कुंडली का विश्लेषण करवाकर उस समस्या से काफ़ी हद तक छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मेरा एक आग्रह है कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।